नमस्कार दोस्तों, सारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम राजस्थान की मिट्टियाँ पढ़ रहे थे और राजस्थान की मिट्टियों में जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो हमने देख चुके थे हम। अब जो हमारा जो अगला जो वर्गीकरण है वो है सामान्य आधार पर राजस्थान की मिट्टियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, फिर वो कौन कौन से क्षेत्र में पड़ती है उनकी हम बात करेंगे, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो सामान्य आधार पर हमने वैज्ञानिक आधार पर जो देखा था उसमें राजस्थान की जो मिट्टियाँ थी उनको 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन सामान्य जो आधार है उसमें आधार पर राजस्थान की मिट्टियाँ उनको 8 भागों में बांटा गया है। अब उन 8 भाग कहाँ कहाँ वो मिट्टी आती है, क्या उस किससे उसका निर्माण हुआ है, कौन से जिलों के अंतर्गत वो आती है और विस्तार कहाँ पे उसमें उत्पादन क्या होता है, निर्माण कैसे हुआ है, उन सभी को हम विस्तार के साथ अभी पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि राजस्थान की जो सामान्य आधार पर राजस्थान की मिट्टी का जो अध्ययन है और अध्ययन दृष्टि से उन मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन दृष्टि से राजस्थान की जो मिट्टी है सामान्य आधार पर 8 भागों में बांटा गया है और पिछले भाग जिसमें पढ़ा था वैज्ञानिक वर्गीकरण उसमें 5 भागों में बांटा गया था। अब वो 8 भाग कौन कौन से उनकी हम बात करते हैं। सबसे जो पहला भाग जो है वो आपका है रेतीली बलुई मिट्टी। पहला भाग कौन सा है? रेतीली बलुई मिट्टी। दूसरा जो भाग है वह है भूरी ग्रे या धूसर मिट्टी, भूरी ग्रे या धूसर मिट्टी से बोलते हैं। तीसरा पार्ट है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी यहाँ भी है और उत्तरी राजस्थान में थोड़ा सा पार्ट है गंगानगर भानगढ़ वाला, वहाँ भी मिलती है वो। चौथा जो पार्ट है वह जलोढ़ मिट्टी। चौथा पार्ट कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद में जो पाँचवा जो पार्ट है वह लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोमी मिट्टी। छठा जो पार्ट है काली मिट्टी, ये फिर से बोलते हैं रेगूर मिट्टी। सातवां जो पार्ट है काली व लाल, दोनों प्रकार की काली व लाल मिट्टी। और आठवां जो पार्ट है वो है लाल पीली मिट्टी। इस प्रकार से राजस्थान की जो मिट्टी है उनको 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली हमने देखी बलुई मिट्टी, दूसरी है भूरी मिट्टी, तीसरी लवणीय मिट्टी, चौथी जो है जलोढ़ मिट्टी, पाँचवीं आपकी जो लाल चिकनी मिट्टी है रेड लोमी मिट्टी, छठी जो है वो आपकी काली मिट्टी है रेगुर मिट्टी, सातवीं काली और लाल मिट्टी और आठवीं जो है लाल पीली मिट्टी। अब हम एक एक को देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे पहले बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान में वो क्षेत्र जो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा का या फिर अरावली के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले इसका जो उपनाम है इसको बोलते हैं शुष्क मिट्टी या प्यासी मिट्टी। ये जो मिट्टी है उसको बोलते हैं शुष्क मिट्टी या प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो बलुई मिट्टी को थोड़ा ध्यान रखना, शुष्क मिट्टी या प्यासी मिट्टी कहा जाता है। क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और जो मोटे कण होते हैं तो उनमें जो पानी को रोकने की क्षमता होती है बहुत कम होती है। जैसे ही पानी अंदर जाएगा बहुत जल्दी उसका वाष्पीकरण हो जाएगा और मिट्टी वापस सूख जाएगी। इस कारण इसको बोलते हैं शुष्क मिट्टी या प्यासी मिट्टी बोली जाती है। दूसरा इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका जो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। अब इसमें उत्पादन किस चीज़ का होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक होता है बाजरा। तो पश्चिमी राजस्थान में बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार आदि का उत्पादन होता है। बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ आदि का होता है, क्योंकि जो विस्तार है इसका वो है पश्चिमी राजस्थान में। विस्तार पश्चिमी राजस्थान में बलुई मिट्टी का विस्तार है। अब पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन जिले आएंगे इसमें आपका बाड़मेर है, बीकानेर है, आपका बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर है, कुछ भाग इसमें जोधपुर का आएगा। तो ये जो क्षेत्र है वो सभी किसमें आएगा? बलुई मिट्टी में। दूसरी राजस्थान में सर्वाधिक किसी मिट्टी का विस्तार है तो वह है बलुई मिट्टी। सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार वाली अगर कोई मिट्टी है तो कौन सी बलुई मिट्टी है। तो इसी के साथ जो हमारी पहली मिट्टी है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो है बलुई मिट्टी। अब दूसरी जो मिट्टी हम बात करेंगे वो है भूरी मिट्टी, ग्रे धूसर या। अब ये जो मिट्टी है भूरी मिट्टी या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रे या धूसर मिट्टी, इसका जो निर्माण है वह बलुआ पत्थर से हुआ है। बलुआ पत्थर के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। इसका जो विस्तार है वह लूनी बेसिन। इसका जो विस्तार है वह लूनी बेसिन में है। लूनी बेसिन कौन कौन जिलाते हैं? आपका नागपाड़ अजमेर से तो निकलती है लूनी, फिर उसके बाद में आपका जालोर है, सिरोही है, आपका भीलवाड़ा है, नागौर है। इसमें कुछ जो क्षेत्र है वो इसमें आते हैं। जोधपुर का कुछ भाग है वो इसमें आता है। तो भूरी मिट्टी का विस्तार जो है लूनी बेसिन में आता है। तो ये हो जाएगा लूनी बेसिन। उत्पादन क्या होता है? तो तिल, इसबगोल, जैसे जालोर, इसबगोल सब ज़्यादा कहाँ होता है? जालोर में होता है। तो इसबगोल है, जीरा, तो ये क्षेत्र जो है लूनी बेसिन के अंतर्गत आएगा। और तिल, इसबगोल और जीरा जो है
वो इस मिट्टी में उत्पादित होता है। तो दूसरा हो गया हमारी भूरी मिट्टी, ग्रे या धूसर मिट्टी। तीसरी जो हमारी मिट्टी है वो लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी जो है उसका विस्तार कुछ भाग उत्तरी राजस्थान है, जो नहरी क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला बेल्ट जो है उसमें है, और कुछ भाग जो इसका बाड़मेर और जालौर वाला जो क्षेत्र है इसमें भी आता है। यहाँ पे हमने एक जब राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ा उसमें एक क्षेत्र पढ़ा था नेहड़ क्षेत्र, दलदली और लवणीय जो क्षेत्र है बाड़मेर जालौर उसको बोलते हैं नेहड़ बोलते हैं। और इधर को जो है लवणीय भूमि होती कैसे है कि जब किसी एक क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है, तो वहाँ पर एक नीचे है जो केशिकत्व के द्वारा जो माइकसिस चट्टानें हैं, जो NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है, जिस कारण वो मिट्टी जो है वो बंजर हो जाती है और उसमें एक सफ़ेद वाइट सी परत जम जाती है और उससे लवणीय मिट्टी कहते हैं। और उसका उपनाम है रेहे, कल्लर या खार। रेहे, कल्लर या खार। खार यानी नमक, देसी भाषा में बोलते हैं खार इसको, और उसका मतलब होता है नमक। विस्तार मैंने भी बताया, बाड़मेर जालौर, ये जो बाड़मेर जालौर वाला क्षेत्र है, और इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ जो उत्तरी सी नहरी सिंचित क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र है उसमें। अब इसमें उत्पादन क्या होता है, तो इसमें गन्ना, अनार, चावल, इन फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो गन्ना है, अनार है, चावल, उनका उत्पादन होता है। दूसरा इसमें सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो है सबसे कम उपजाऊ जो मिट्टी है वो लवणीय मिट्टी होती है। तो सबसे ज़्यादा बंजर या सबसे न्यूनतम जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है, लवणीय मिट्टी होती है। तो तीसरी हमारी मिट्टी है लवणीय मिट्टी वो हो चुकी है। चौथी इसके बाद जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ जो मिट्टी है इसको बोलते हैं कछारी, दोमट, डेल्टाई मिट्टी। कछारी, दोमट या डेल्टाई मिट्टी से कहा जाता है। कछारी, दोमट या डेल्टाई मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, जो नदियाँ जो होती है, क्योंकि ये नदियों वाला क्षेत्र में पाई जाती है, और नदियाँ जो होती है अपने साथ जो अवसाद भाग लाती है उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इसका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा जमा किए गए या लाए गए अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा इसका जो उत्पादन क्षेत्र है, तो उत्पादन किस चीज़ का होता है इस मिट्टी में, तो इसमें गेहूँ, सरसों और जौ। गेहूँ, सरसों और जौ जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में। अब पूर्वी राजस्थान में ज़िले कौन कौन से हैं, तो ये आपका जयपुर, दौसा, इसमें हो जाएगा अलवर, भरतपुर, इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसी के साथ हमारे जो अगले में और दूसरी एक चीज़ और इसमें, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, वो जलोढ़ है, और न्यूनतम कौन सी है, वह लवणीय मिट्टी है। तो यहाँ आपकी चौथी जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी कंप्लीट होती है। इसके बाद में पांचवी जो मिट्टी है वह लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोमी। लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोमी, और ये जो मिट्टी है वो दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। और इसका ये लाल रंग, इसका लोह इसकी अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। तो इसमें लोह ऑक्साइड जो है वो अधिक पाया जाता है। दूसरा लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोमी जो मिट्टी है दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, और इसका जो निर्माण है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों कारण होता है। तो इसका जो निर्माण है वो कायांतरित व रूपांतरित चट्टानों से होता है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों से। और इसका जो विस्तार है वो दक्षिण राजस्थान में, जैसे आपको बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, इन जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसमें जो उत्पादित फसलें होती है वो है मक्का, चावल और गन्ना। मक्का, चावल और गन्ना जो इसमें उत्पादित होता है। तो पांचवी जो मिट्टी हमारी है लाल चिकनी मिट्टी, ये भी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद है छठे नंबर 6 जो है वह काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, इस मिट्टी का कुछ उपनाम है, जैसे कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास ज़्यादा होता है इसलिए बोलते हैं इसको कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास ज़्यादा होता है, कपासी मिट्टी बोल दिया जाता है। ज्वालामुखी मिट्टी, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो होता है बेसाल चट्टानों के अपर्दन से। तो बेसाल चट्टान या ज्वालामुखी अपर्दन जो होता है, ज्वालामुखी से जो लावा आता है उससे बेसाल्ट लावा चट्टानों से इसका निर्माण होता है। दूसरा इसे बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो जब इस मिट्टी में पानी भर जाता है, जब इस मिट्टी में पानी भर जाएगा तो इसमें पानी सोखने, इसके कण जो होते हैं बहुत बारीक कण होते हैं, इस मिट्टी को बोलते हैं चीका युक्त मिट्टी। जब बहुत ज़्यादा बारीक कण होते हैं तो इसमें जो जल रोकने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें
लंबे समय तक, एक बार सिंचाई होने के बाद इसमें लंबे समय तक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और इस निर्माण जो है वह बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। अब इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? इसका विस्तार पाया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में। इसका विस्तार हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कुछ क्षेत्र जो है चित्तौड़गढ़ का भी आता है। तो काली मिट्टी जो है उसका विस्तार जो हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके अलावा जो आपका कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का है वो भी इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें फसल कौन सी होती है? तो फसल होती है कपास और सोयाबीन, कपास और सोयाबीन। तो काली मिट्टी में फसल कौन सी उत्पादित होती है? सर्वाधिक कपास और सोयाबीन उत्पादित होती है। तो इसी के साथ हमारे जो ये नंबर 6 जो मिट्टी है वो भी कंप्लीट होती है। इसके बाद में नंबर 7, 7वें नंबर की जो मिट्टी है उसकी हम बात करते हैं, काली लाल मिट्टी। दूसरी मिट्टी कौन सी है? काली और लाल मिट्टी। और ये जो आपका उदयपुर वाला क्षेत्र है, मैं आपको कुछ क्षेत्र जो झालावाड़ का है, प्रतापगढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का है, भीलवाड़ा का है, उस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी है ये मिट्टी? काली और लाल। इधर को देखो, यहाँ लाल मिट्टी है, इधर से काली मिट्टी, दोनों का आपको याद करने की जो ध्यान रखना है, याद करने के उद्देश्य से। तो यहाँ इधर को काली मिट्टी है, इधर को लाल मिट्टी है, और इन दोनों के जो बीच में जो कौन सी पाई जाती है? काली लाल मिट्टी पाई जाती है। और क्षेत्र हो जाए कुछ भाग प्रतापगढ़ का है, झालावाड़ है, दक्षिणी चित्तौड़ है, दक्षिणी उदयपुर है, भीलवाड़ा है, इसमें पाई जाती है। दूसरा, इसमें जो आपकी फसलें उत्पादित होती है कपास, मक्का और अफीम। अफीम हमको ऐसे पता है, अफीम सबसे ज़्यादा होती है चित्तौड़गढ़ में, तो उसी के हिसाब से देखें तो अफीम, कपास और मक्का ये सर्वाधिक इसमें उत्पादित होती है। अब इसके बाद में लास्ट जो मिट्टी है 8 नंबर मिट्टी है, और वह लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो ये थोड़ी ध्यान रखनी है, लाल पीली मिट्टी नंबर 8 जो मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। और जल योजना का इसका निर्माण कैसे हुआ है कि जल योजना के कारण जो लोहे की चट्टानें हैं, जल योजना के कारण जो लोहे की चट्टानें हैं उनके अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। और इसका जो विस्तार है, विस्तार उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जो क्षेत्र है उसमें इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसके बाद में हम जो देखेंगे वो है राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं उनके अपरदन है, कौन सा अपरदन कहाँ पाया जाता है उसकी हम बात करते हैं। अब जो आगे हमें देखना है वो मिट्टी की समस्या। और मिट्टी की समस्या जो है वो कौन कौन से तुम देखते हैं। पहली है अपरदन। पहली तो समस्या कौन सी है? पहली समस्या अपरदन है, दूसरी है लवणीयता, तीसरी है सेम की समस्या, और चौथी है मृदा अवकर्ष। अब सबसे पहले बात करते हैं अपरदन की। अपरदन क्या होता है? कि अपरदन जो होता है कि मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का कटाव होना उसे अपरदन कहा जाता है। और इसी को मिट्टी की रेंगती मृत्यु या किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। तो पहला हमारा अपरदन। अपरदन क्या होता है? अपरदन होता है कि मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है। और इसी मिट्टी की रेंगती मृत्यु या अथवा किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। क्योंकि अगर मिट्टी खराब होती है, मिट्टी अगर बह के जाएगी, उससे खेत का नुकसान होगा, तो उसके साथ में किसकी मृत्यु मानी जाती है? किसान की मृत्यु मानी जाती है। अब देखते हैं अपरदन के प्रकार। अपरदन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो राजस्थान में जो 3 प्रकार का अपरदन होता है, पहला परत अपरदन, दूसरा है चादरी अपरदन, और तीसरा है अवनाली का। परत अपरदन, चादरी अपरदन और अवनाली का अपरदन। परत अपरदन जो है सर्वाधिक होता है हवा के द्वारा, और ये होता है पश्चिम राजस्थान में। तो पश्चिम राजस्थान में रेत पाई जाती है, शुष्क मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो हवा के साथ वो उसका अपरदन कटाव होता जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन कोई होता है परत अपरदन, क्योंकि सर्वाधिक हवा के द्वारा पश्चिम राजस्थान में होता है परत अपरदन। और इसका जो उपाय है वह वृक्षारोपण और आपको खेतों की जो मेड़बंदी है वो करनी चाहिए। तो वो इसका सबसे बढ़िया उपाय है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और क्या बोलते हैं, मेड़बंदी करवाई जाए। दूसरा है चादरी अपरदन। चादरी अपरदन जो है, ये जो अपरदन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जो होता है, और हमारे यहाँ पर जो राजस्थान और सुरई वाला जो क्षेत्र है उसमें से सर्वाधिक होता है। और वर्षा जल द्वारा, जो वर्षा का जल पर्वतों के ऊपर से बह के आता है तेज़ धार स्पीड से, तो उसके द्वारा कुछ जो अवसाद है या फिर कंकर पत्थर है वो नीचे आ जाते हैं। और सर्वाधिक जो अपरदन होता है वो राजस्थान मध्यम सुरई में होता है। और तीसरा अवनाली का अपरदन। अवनाली का जो अपरदन है वो चंबल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। चंबल नदी बेसिन है उसमें सर्वाधिक होता है। और बड़े बड़े उत्खात जो है, गड्ढे बना देती है, उसको बीहड़ भूमि भी कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक जो है वो नदी जल द्वारा होता है, ये तो अवनाली का अपरदन। और दूसरा चंबल बेसिन में सर्वाधिक होता है। अब अपरदन का मुख्य कारण क्या है? एक तो अत्यधिक जो आपका पशुचारण है,
अत्यधिक पशुचारण भी एक कारण है इसका। दूसरा, पहला तो अत्यधिक पशुचारण हो गया, इसके बाद में जो है वह लवणीयता। लवणीयता मैंने पिछले वीडियो में लवणीय जो मिट्टी है उसमें बताई थी कि जब बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है किसी भूमि की, अधिक सिंचित भूमि होती है उसमें, तो धीरे धीरे जो है दलदली भूमि हो जाती है, इसलिए वो उसमें NaCl की मात्रा, सोडियम क्लोराइड ऊपर आ जाता है और लवणीय भूमि बन जाती है। सेम की समस्या ये वाटर ब्लॉगिंग जिसे बोलते हैं, और ये उत्तरी राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में होती है और अधिक सिंचाई कारण होती है। अधिक सिंचाई कारण ये दलदली भूमि बढ़ जाती है। तो ये हो गया एक मृदा अवकर्ष। मृदा अवकर्ष मिट्टी जो होती है उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक जो उर्वरक है उनका ह्रास हो जाता है, तो उसे बोलते हैं मृदा अवकर्ष। और उसका जो सबसे अच्छा उपाय है वह जैविक खादों का उपयोग किया जाए। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था वो मिट्टी, वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा वो हम देखेंगे। और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। और अगर हमको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।